नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। नरेश मीना क्या अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की बजाय कुल्हाड़ी पर ही पांव मार देते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो क्या था? क्या वो एक तरह से मुसीबतों को न्योता देने वाला काम नहीं था? बात करूंगा नरेश मीना के बारे में, बात करूंगा क्यों रविंद्र सिंह भाटी को भरी मीटिंग में गुस्सा आया, और बात करूंगा भाजपा के अंतः उपचुनाव के हारने के बाद मैडम के तेवर के बारे में। शुरुआत में नरेश मीना के बारे में मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि मुद्दे जो उठाते हैं अक्सर वो प्रासंगिक मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों को प्रभावित करते हैं, वो मुद्दे होते हैं। भले ही वो जिस तरह से झालावाड़ के पिपलोद में जो माता पिता, जो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था, उनको बकरियां देने वाला कृत्य हो, उसको लेकर जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, वो नरेश मीना थे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से। और जिस तरह से लोगों से वो जुड़ाव की कोशिश करते हैं, पर क्या उनके बोल उनकी पूरी की पूरी इमेज को बिगाड़ देते हैं? एक प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, अगर आप उस गरिमा को नहीं समझ पाते तो शायद आप एक शुचिता वाली गरिमापूर्ण राजनीति करने के लायक नहीं हैं। सपोटरा में जिस तरह से उन्होंने, भले ही वो बांध परियोजना को लेकर अपनी बात को आगे रख रहे थे, पर प्रधानमंत्री को लेकर उनके जिस तरह से बोल बिगड़े, जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर उनके बोल बिगड़े, उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से नरेश मीना, जिस तरह से समरावता थप्पड़ कांड के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ी थी, इस पूरे मामले में उनका मुसीबत का सबब शुरुआत होने वाला हो सकता है। जो बयानबाजी उन्होंने जिस तरह से की, सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाला क्या काम कर गए, और जिस तरह से वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है, हो सकता है उनको इसका परिणाम भुगतना पड़े। पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा वो दो बयान। हालांकि जो अपशब्द इस्तेमाल उन्होंने किए उसको बीप कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान तक वैसे का वैसा उनके बिगड़े बोलों को चलाने वाला भी नहीं है। पर सुनिए। नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी का नहीं बनने दूंगा, ये तुम अचलनाथ की औकात ही नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी का नहीं बनने दूंगा, ये तुम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को भूगोल में बनाकर वापिस मोदी के देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को भूगोल में बनाकर वापिस मोदी के देखिए, राजस्थान में स्कोप काफी है उन नेताओं के लिए जो कि जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं, जो कि लोगों के सही मुद्दों को उठाते हुए सरकार को आईना दिखाने के लिए तैयार हैं, उनसे कड़े सवाल कर सकते हैं। और नरेश मीना, मेरा मानना है, लगभग 40 से 45% तक उस सांचे में आते हुए नजर आते हैं कई बार। पर जिस तरह से वो अपने ही समर्थकों के ऊपर हाथ उठा देते हैं, बड़बोलापन, एक तरह से इस तरह की निचली स्तर की भाषा का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी भी व्यक्ति के लिए, एक नेता के लिए शोभा नहीं देता। और अगर इतने सालों तक जिसको अपने आप को जिसका मुरीद बताते हैं, सचिन पायलट से अगर वो नहीं सीख पाते तो कम से कम रविंद्र सिंह भाटी से सीख सकते हैं। वो नेता जो कि जमीनी स्तर से उठा है, सीखा है, जाना है, और भाषा की शुचिता क्या होती है, उसको किस तरह से मर्यादित दायरे में रहकर इस्तेमाल किया जाता है, अपने से उम्र में छोटे नेता से तो सीख सकते हैं, भले ही वो सचिन पायलट से इतने सालों में नहीं सीख पाए। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगली स्टोरी जो है वो रविंद्र सिंह भाटी की ही है। रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से जमीनी स्तर पर अपनी लोकप्रियता को कायम रखे हुए हैं
और राजस्थान के युवा नेताओं के स्पेक्ट्रम में मेरा मानना है कि काफी ऊपर आते हैं। और जिस तरह से न केवल बाड़मेर जैसलमेर के पर कई प्रासंगिक मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं, वैसे ही इस मीटिंग में भी वो नजर आए जब वहां पर मौजूदा सांसद उमेदराम बेनीवाल और लाडूराम मेघवाल की मौजूदगी में उन्होंने टीना डाबी के सामने कई अधिकारियों को उनकी अच्छी खासी क्लास ली और उनसे जवाब तलब किया। भले ही वो जो सरकारी योजनाएं हो उनको जिस तरह से जमीनी स्तर पर उनके हिसाब से सही ढंग से अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, ये सुनिए और देखिए कैसे नेताओं में फर्क होता है। देखिए। एक भी जवाब जो है, अब माइनिंग वाला जो इससे पहले का था उसमें आप देखें माइनिंग और पीडब्ल्यूडी आपस में लड़ रहे, वो कह रहे हैं साहब उनको जवाब नहीं। ये तो स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या है। कुछ ही देर पहले अभी एक ही किसी जवाब में, और दूसरी तरफ जहां पे खाली खेत पड़े हैं वहां पे आप खेतों को जोड़ रहे हैं। स्थिति स्पष्ट करो कि आप कहना क्या चाहते हैं। आबादी का क्राइटेरिया है, आबादी का कोई क्राइटेरिया है क्या रोड को बनाने के लिए? रेवेन्यू विलेज का एक मिनट नहीं, ये रेवेन्यू विलेज का और आबादी का है क्या? है। तो वहां पे क्या आबादी है? एक मिनट सर, वही तो कह रहे हैं आप। अब कह रहे हो कि साहब खेतों को जोड़ने के लिए उतर है, क्या बोला? नहीं, ये बात आज पहला मुद्दा नहीं है। तीन पैसों पे ज्यादा की आबादी के रेवेन्यू विलेज से 2011 में सेंसस किया वो जोड़ने से और ये जो रोड की आप बात कर रहे हो ना, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता का घर के आगे जहाँ पटाल रास्ता वहाँ है, ये कह रहा है मेरे पीछे बना हुआ बात ये कांग्रेस बीजेपी की कोई बात नहीं है। जहाँ पे काम होना था वहाँ होना चाहिए। इसकी ये छोटी मीटिंग में यही चर्चा हो रही है कि बार बार जहाँ जियो टैगिंग आपने जियो टैगिंग करी है, जहाँ रोड सेक्शन करी है, उस जगह पे स्थान। देखिए, मीटिंग थी दिशा की, जो कि पीरियोडिकली होती है और इसको जो चेयर करते हैं वो सांसद करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता रहे और उस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए उमेदराम बेनीवाल जो कि सांसद हैं, उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया। साथ में उनके विधायक रविंद्र सिंह भाटी थे, टीना डाबी थी और हॉट टॉक मीटिंग में कई नेताओं के द्वारा की गई, पर भाषा के स्तर को किसी नेता ने खोया नहीं। उसको अपने गुस्से को जताते हुए भी किसी भी तरह से अमर्यादित नहीं हुए। और ये बड़ा फर्क है, भले ही ये बात नरेश मीणा के समर्थकों को रास ना आए या फिर उनको एक तरह से जचे नहीं, पर यह कहना एक पत्रकार जो कि आईना दिखाना जानता है उसको बताना चाहिए कि जो सच है वो सच है। जो साफगोई एक नेता को बरतनी चाहिए, ईमानदारी सच्चाई बरतनी चाहिए, पर वो सही ढंग से भी आगे रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने आप को सस्टेन करना है तो बेहद जरूरी है कि आप अमर्यादित भाषा का और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल ना करें। इस मीटिंग में उमेदराम बेनीवाल ने टीना डाबी को भी जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन जो मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल में लगाया जाना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं लगा। तो उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक या फिर प्रोसेस में वो पूरा जो प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। पर उमेदराम बेनीवाल ने अपनी बात रखी, रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी बात रखी और साफ तौर पर बाड़मेर जैसलमेर को अगर साफगोई रखने वाले रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता जो कि जमीनी स्तर पर न केवल ओरन के मुद्दे पर तमाम कई प्रकार के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद रखने वाले नेता अगर मिलते हैं तो वो पश्चिमी राजस्थान जो कि लंबे समय से निग्लेक्ट का सामना करता रहा है, लंबे समय से एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करता रहा है, उसका आने वाले समय में उत्थान प्रोग्रेस बेहद संभव है। इस बुलेटिन में मैं आगे बात करना चाहूंगा मैडम की। मैडम वो शख्सियत जो कि राजस्थान की राजनीति की बागडोर, मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा की बागडोर 2 टर्म्स तक संभाल चुकी हैं, पर इस समय जिस तरह से अंता के उपचुनाव में भाजपा की करारी हार हुई है और ज्यादा हाशिए पर जाती हुई वो लग रही हैं। हालांकि वहां पर मदन राठौड़ भी शामिल थे कैंपेनिंग में,
भजनलाल शर्मा भी शामिल थे कैंपेनिंग में, रोड शो भी किया इन नेताओं ने। पर जो ठीकरा है अंदर खाने, जो सूत्रों के मुताबिक खबर जो निकल कर आई है उनके हवाले से, वो ये है कि वसुंधरा राजे की जो साख है, जो राजनीतिक साख है, वो अंता उपचुनाव के बाद और ज्यादा कम हुई है। और जिस तरह से मोरपाल सुमन उनका उम्मीदवार बताया जा रहा था और प्रमोद जैन भाया के हाथों वो चारों खानोचित हुए। हालांकि नरेश मीणा की एंट्री की वजह से जो चुनाव का जो मार्जिन था वो मोरपाल सुमन के अगेंस्ट और ज्यादा गया। वोट बीजेपी के नरेश मीणा ने काटे। और जिस तरह से वसुंधरा राजे ने कैंपेनिंग की, हालांकि उनके करीबी रहे एक समय में प्रताप सिंघवी ने यह आरोप तक लगाया था कि वहां पर नेताओं की, एक बार चाहूंगा कि जो प्रताप सिंह सिंघवी ने लेटर लिखी है जेपी नड्डा को वो भी आप दिखाएं। पर ये उससे पहले आज जो कई दिन पहले दिवंगत हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता, बेहद ईमानदार माने जाने वाले भरत सिंह कुंदनपुर के निवास स्थान पर पहुंचकर वसुंधरा राजे ने श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार वालों से उनको संतावना दी। और ये ट्वीट है, इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, पूर्व मंत्री श्री भरत सिंह कुंदनपुर जी के निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश की राजनीतिक व सामाजिक चेतना में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवारजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं शक्ति प्रदान करें। ये वही भरत सिंह कुंदनपुर हैं जिन्होंने अंता उपचुनाव को जीतने वाले प्रमोद जैन भाया के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था, उनको भ्रष्ट बताया था। कई चिट्ठियां उन्होंने पूर्व के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को लिख डाली थी। और राजनीति अपनी जगह है, इस प्रकार से विपक्ष के नेता रहे भरत सिंह कुंदनपुर के यहां जाना, उनके परिवार को सांत्वना देना एक स्टेट्समैन लाइक बर्ताव है। भले ही वो कोई भी नेता जाए, एक राजनीति से ऊपर उठ के बर्ताव है, और जो कि वसुंधरा राजे ने अगर डेमोन्स्ट्रेट किया है तो अच्छा किया है। पर ये वो चिट्ठी है जो कि प्रताप सिंह सिंघवी ने लिखी थी जेपी नड्डा को, और जिस तरह से वहां से निकल कर आ रहा था कि 12 में जिस तरह से कई बड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तरजीह नहीं दी जा रही थी। इसमें लिखा हुआ है, जब 6 नवंबर 2025 को, इसमें लिखा हुआ है, मुझे अपमानित करने की इत्तेहा तो तब हो गई जब 6 नवंबर 2025 को अंता मांगरोल में आयोजित माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की विजय संकल्प यात्रा का समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया। इसमें 12 जिले में पार्टी के दोनों विधायकों श्री राधेश्याम बैरवा और श्री ललित मीणा का फोटो प्रकाशित किया गया, लेकिन मेरा नाम तक नहीं दिया गया, जिससे 12 जिले के कार्यकर्ता आहत हैं। तथापि पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने से मैं अंता सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्री मोरपाल सुमन की विजय के लिए संपूर्ण ऊर्जा और उत्साह से कार्य कर रहा हूं। देखिए, ये चिट्ठी जो है ये 7 नवंबर 2025 की है, यानी कि इसी महीने के जो उपचुनाव 11 तारीख को हुआ उससे कुछ समय पहले की है। और इसका उल्लेख मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से आरोप ये लग रहा था कि एक गुट है वहां पर जो कि भारी नेताओं को या फिर एक गुट के बाहर के नेताओं को वहां पर आकर कैंपेनिंग प्रचार में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देना चाह रही थी, और जिस तरह से अब हार हुई है या हार का ठीकरा जो है वो वसुंधरा राजे गुट के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर फोड़ा जाने की कोशिश की जा रही है। वो दिखाता है कि एक तो राजनीति पार्टियों के बीच होती है, पर जिस तरह से बीजेपी अंता उपचुनाव में हारी है उसके बाद राजनीति वसुंधरा राजे को और ज्यादा हाशिए की तरफ धकेलने में भी की जा रही है। पार्टी में माना जा रहा है कि अंता उपचुनाव की हार का कॉग्निजेंस लिया गया है, उसकी समीक्षा की जा रही है, और जल्द ही पार्टी की तरफ से, जैसा कि अन्य राज्य में हुआ वैसे ही यहां पर भी कैबिनेट को डिसॉल्व करके या उनसे इस्तीफा लेके कैबिनेट का पुनर्गठन किया जा सकता है। कई ऐसे मंत्रियों के नाम जो कि
कहा यह जा रहा है कि नॉन परफॉर्मर्स साबित हुए हैं, या जिस प्रकार की अपेक्षा पार्टी की लीडरशिप उनसे करती आई है उस पर खरे नहीं उतरे हैं। और उसके बाद कोशिश की जा सकती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही बदले या ना बदले अगले कुछ समय तक, पर पार्टी के कैबिनेट का पुनर्गठन हो सकता है। कई लोग जिन्होंने दूसरों से बेटर परफॉर्म किया है उनका एलिवेशन हो सकता है। इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मंत्री हैं उनका एलिवेशन हो सकता है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। और कई और मुख्य जो फेरबदल हैं वो साल के अंत होने से पहले उसकी सुगबुगाहट तेज हो सकती है और वो नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।